All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we completed the chapter number 10. That was quality management. हमने quality management में last class में total quality management, quality assurance और end में bench marking पढ़ी थी. With that, हमने अपने section 4 का second chapter और अपने syllabus का chapter number 10 wind up किया. हम अपने ऑपरेशंस के आखिरी चैप्टर की तरफ जा रहे हैं विच इज चैप्टर नंबर 11 ऑपरेशंस स्ट्रैटेजी. सर, ऑपरेशंस स्ट्रैटेजी, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा ऑपरेशंस की स्ट्रैटेजी. अच्छा, ये सेक्शन भी बाकी सेक्शंस की तरह एएस से कैरी फॉरवर्ड हो रहा होता है. हम एएस में बहुत डिटेल में ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि ऑपरेशंस इज अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग, कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट. इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, दैट इज ऑपरेशंस. तो इनपुट को मैनेज करना, आउटपुट को मैनेज करना, रिसोर्सेस को मैनेज करना, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, मैनेज करना, ताकि कॉस्ट कम से कम हो, आउटपुट ज्यादा से ज्यादा हो, आउटपुट अच्छी क्वालिटी का हो. ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इज दिस राइट? ऐसा ही है ना? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को. सर, ऑपरेशंस किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. ऑपरेशंस की बड़ी सिग्निफिकेंस है. एक्चुअली इट टेक्निकली ऑपरेशंस लाइज एट द कोर ऑफ द बिजनेस. ऑपरेशंस बिकम द कोर ऑफ एनी बिजनेस. किसी भी बिजनेस का सबसे कोर जो है वो ऑपरेशन बनता है. विदाउट इट नो बिजनेस वुड बी इवन वर्किंग. जब आप गुड्स ही नहीं बना रहे होगे, ना बना सकते होगे, ये गुड्स बनाने के लिए रिसोर्सेज ही नहीं होंगी, तो फिर बिजनेस के बाकी सारे एलिमेंट्स बेकार और बेमतलब होंगे. तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट को चंद बड़े इंपॉर्टेंट डिसीशंस लेने होते हैं और ऑपरेशन से रिलेटेड डिसीशंस लेने होते हैं. और ये भी समझिएगा दैट ऑपरेशन अलोन, even operation alone is nothing without the support of other department. तो हम यहां ऑपरेशन स्ट्रैटेजी में ऑपरेशंस डिसीजन से रिगार्डिंग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे कि सर, ये ऑपरेशंस के कौन से डिसीजंस होते हैं, क्या क्या डिसीजंस ले सकते हैं, किस किस्म के डिसीजंस होते हैं, और इन डिसीजंस की, उन डिसीजंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, और उन डिसीजंस का दूसरे डिपार्टमेंट से क्या रिलेशन और कनेक्शन होता है. फोकस कीजिएगा. मैं आपके सामने बिल्कुल तरीके से एक डिस्क्रिप्शन लिखता हूं. फोकस कीजिएगा. ऑपरेशंस डिपार्टमेंट lies at the core of organization, and therefore it has to make one of the most
important decisions. However, these decisions cannot, these decisions cannot be made in isolation. They must be integrated with the decisions of the other functions as well. It's a two-way relation. तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, ऑपरेशन डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कोर में मौजूद है। मैंने कहा ना, विदाउट ऑपरेशंस नो बिजनेस वुड बी इवन वर्किंग। मतलब आपके पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो और बहुत तगड़ा हो, ऑपरेशन नहीं है तो वो किस चीज की मार्केटिंग करेंगे। आपके पास एचआर आउटस्टैंडिंग, दुनिया का फाइनेस्ट, ऑपरेशन नहीं है, एचआर करेगा क्या? आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्लानिंग बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, प्रोडक्शन प्रोसेस ही नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम ही नहीं है, फाइनेंस का करोगे क्या? तो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट लाइज एट द कोर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन डिपार्टमेंट को, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस। लेकिन सर, ये डिसीजन अकेले नहीं लिए जा सकते। ऑपरेशन डिपार्टमेंट ये नहीं बोल सकता कि भाई हम मार्केटिंग को साइड कर दें और एचआर को साइड कर दें और फाइनेंस को साइड कर दें, फिर हम डिसीजंस लेंगे अपने ना। इट्स अ टू वे, इट्स अ टू वे रिलेशन, ये दो तरफा रिलेशन है सर। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को भी उनको देखना पड़ेगा और उनका इम्पैक्ट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के ऊपर देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, ये चेक कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, द नेचर ऑफ operations would influence the HR requirements। ठीक है, नेचर ऑफ ऑपरेशंस वुड इन्फ्लुएंस एचआर रिक्वायरमेंट। नेचर ऑफ ऑपरेशंस जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज ऑपरेशंस डिपार्टमेंट लेबर इंटेंसिव है, तो फिर कितने नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए? एचआर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। किस लेवल के वर्कर्स चाहिए? एचआर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। कितने टैलेंटेड वर्कर्स चाहिए? एचआर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। क्या एक्सपीरियंस हो? एचआर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। क्या क्वालिफिकेशन हो? एचआर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो एचआर विल बी लुकिंग आफ्टर द फीडबैक फ्रॉम नेचर ऑफ फ्रॉम ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, कि ऑपरेशंस डिपार्टमेंट क्या रिक्वायरमेंट लेकर आ रहा है। एचआर is affected by, yeah, is influenced by the operations department. However, but equally, but equally, the skill and talent and experience of
employees influence what a business can produce. ये देखो, एक तरफ ऑपरेशंस डिपार्टमेंट एचआर को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि हमें इस किस्म के वर्कर्स चाहिए, ये चाहिए, यू चाहिए, ऐसा है, इतना एक्सपीरियंस, ये रिक्वायरमेंट है, मशीन ऑपरेटर ऐसा होना चाहिए, फैक्ट्री सुपरवाइजर ऐसा होना चाहिए, जो लेबर्स हैं वो इस ऐसे होने चाहिए, ये वर्किंग आवर्स चाहिए। तो एचआर उस हिसाब से हायरिंग करेगा, लेकिन अंडरस्टैंड करना, एचआर की जो हायरिंग होगी ऑपरेशंस के लिए और बाकी डिपार्टमेंट के लिए, ये बड़ा इन्फ्लुएंस करेगा कि बिजनेस क्या बना सकता है, बिजनेस क्या बना सकता है, बिजनेस कैसे बना सकता है, बिजनेस किस लेवल की प्रोडक्शन कर सकता है। द स्किल एंड टैलेंट ऑफ एम्प्लॉयज will be affecting the outcome of the business, the output of the business. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है सर, कि ऑपरेशंस डू नॉट वर्क इन आइसोलेशन। इसी तरीके से ये देखो जरा एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, इसी तरीके से द नेचर ऑफ operations would influence the marketing activities, but equally the marketing activities would influence operations। समझाता हूं आपको बड़े आसानी से, बहुत आसानी से। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ने कुछ नया प्रोडक्ट बनाया, कोई नया प्रोडक्ट बना लिया, इंटरनली कुछ वर्किंग करते रहे, अपनी कुछ वर्किंग करते रहे, कुछ वर्किंग करते रहे, कुछ ले आए नया, खुद से वर्किंग करते रहे, और नया प्रोडक्ट बनाने के बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सामने रखा। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अपनी तमाम एक्टिविटीज को रिकंसाइल और रीडिजाइन करना पड़ेगा उस नए प्रोडक्ट के लिए। हो सकता है प्रमोशन कैंपेन्स चेंज करनी पड़े, मैसेज चेंज करना पड़े, एग्रेशन चेंज करना पड़े, बजट चेंज करना पड़े, व्हाटसोएवर मार्केटिंग एक्टिविटीज हिल गई हैं ऑपरेशंस की वजह से, इन्फ्लुएंस किया है ऑपरेशंस ने मार्केटिंग को। बिल्कुल इसी तरीके से ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट कुछ रिसर्च करके, सर्वे करके, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट लेकर आ गया और ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के सामने रख दी कि ये बना के दो, कुछ ऐसा बनाओ, ये मार्केट में मिसिंग है, कुछ ऐसा। तो अब आप देखो मार्केटिंग एक्टिविटीज ने ऑपरेशंस को इन्फ्लुएंस कर दिया। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट अकेला काम नहीं करता, इसको चंद बड़े इंपॉर्टेंट डिसीशंस लेने होते हैं। डिसीशंस ये देख लीजिएगा, सम की इंपॉर्टेंट डिसीशंस मैं आपके सामने, सम की इंपॉर्टेंट डिसीशंस। सर क्या डिसीशंस लेने होते हैं ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को? नंबर वन, कीपिंग कॉस्ट्स डाउन। नंबर टू, improving quality, improving quality।
नंबर 3, प्रोडक्शन मैथड्स। एएस में हम पढ़ते हैं, चलो पहले कीपिंग कॉस्ट डाउन। अब आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, मतलब ये टेक्निकली समझना, कीपिंग कॉस्ट डाउन डिसीजन नहीं है, कीपिंग कॉस्ट डाउन ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए डिसीजन लेने पड़ेंगे कि कॉस्ट कैसे कम करें। अपने सप्लायर से ही चीप सप्लाईज उठा लें, या सप्लायर चेंज कर लें, इंपोर्ट कर लें, खुद बनाएं। तो कॉस्ट कम करने से रिलेटेड ऑपरेशन डिपार्टमेंट को बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन, हेडिंग का नाम ही हमारा डिसीजन है, ऑपरेशंस डिसीजंस। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, कीपिंग द कॉस्ट डाउन बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर एनी ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। कैसे कॉस्ट कट ऑफ करें, उसके लिए डिसीजन लेने पड़ते हैं। उसके लिए कैसे कॉस्ट कट ऑफ करें, कैसे कॉस्ट नीचे लेकर आए, उसके लिए जाहिर सी बात है डिसीजन लेने पड़ते हैं सर। क्वालिटी को इंप्रूव करना है, क्वालिटी को इंप्रूव करना है, तो सर कैसे इंप्रूव करें? मटेरियल अच्छा खरीद लें, मटेरियल इंप्रूव कर लें, लेबर्स को ट्रेन करके क्वालिटी को एनहांस करें, मशीनरी चेंज करके, इक्विपमेंट, एडवांस इक्विपमेंट यूज करके क्वालिटी को इंप्रूव करें। क्या क्वालिटी इंप्रूव करने से प्राइस बढ़ाई जा सकती है? ये डिसीजंस है सर ऑपरेशंस के लिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं। दीज डिसीजंस डायरेक्टली अफेक्ट द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ अ बिजनेस। कोई भी बिजनेस इन तमाम डिसीजन से फेल भी हो सकता है और सक्सेसफुल भी हो सकता है। प्रोडक्शन मेथड्स एएस में पढ़ते हैं हम, एएस में कि कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव, ये ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन बन जाता है कि वेदर दे शुड बी गोइंग टुवर्ड्स कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन और लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन। एंड इफ लेबर इंटेंसिव, तो किस किस्म का वर्कर चाहिए सर, कितने वर्कर चाहिए, किस किस्म का वर्कर चाहिए। फिर प्रोडक्शन मैथड्स में जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, फ्लो प्रोडक्शन, मास कस्टमाइजेशन, कौन सा मेथड अडॉप्ट करें? ऑपरेशंस डिपार्टमेंट हैज टू बी हैज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इन आवर बिजनेस। मैं अगर किसी रेस्टोरेंट जाता हूं, मुझे उनके फाइनेंसेस से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उनके एचआर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उनकी मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कंसर्न है कि सीटिंग कैपेसिटी कैसी है, और सीटिंग स्पेस कैसा है, और सीटिंग डिजाइन कैसा है, और सफाई सुथराई कैसी है, और सर्विस कैसी है, फूड कैसा है, कितना टाइम में सर्व किया जा रहा है, कितनी क्वांटिटी में सर्व किया जा रहा है, क्या क्वालिटी है। ये सब ऑपरेशंस के अंडर आ जाता है। उनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और क्या एचआर मैनेजमेंट है उनकी, लेकिन कस्टमर को सर्विस नहीं दे पा रहे, वो बिजनेस मैनेज नहीं हो रहा, जो ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर नहीं कुछ और आ रहा है, गलत टेबल पे ऑर्डर सर्व हो रहा है, गलत टेबल पे कस्टमर को बिठा दिया गया है सर। Operational mismanagement will eventually close the business। चाहिए सिर्फ
रेस्टोरेंट के लिए या बैंक के लिए या सलोन बिजनेस के लिए या सुपरमार्केट के लिए नहीं। मतलब जहाँ जहाँ ऐसा नहीं कि जहाँ डायरेक्ट आपसे कस्टमर का इंटरेक्शन है। जरूरी नहीं है कि ऐसे बिजनेसेस के लिए ही ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ। 10,000 किस्म के अलग 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 छोटे बड़े आइटम्स बनाता हूं। अब मेरे पास मार्केट से जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, अगर मैं उन ऑर्डर्स की मैनेजमेंट नहीं कर सकूं, बंद होना पड़ेगा सर। मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अवार्ड लेके नहीं घूम सकता कि आई एम अ वेरी बेस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस इन द होल एरिया। ऑपरेशंस मैनेजमेंट को इग्नोर करें, पॉसिबल ही नहीं है सर। ऑपरेशंस हैज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विदाउट इट कुछ भी इफेक्टिव नहीं है। तो आज के दौर में, आज के टाइम में, प्रिसाइजली, नॉट एग्जैक्टली आज, आज से मुराद लास्ट 10, 15, 20, 25 ईयर्स। सर आईटी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्लीज चेक कर लीजिएगा द रोल ऑफ आईटी। आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सर आईटी ने ऑपरेशंस को बड़ा इन्फ्लुएंस किया है, बहुत कंट्रीब्यूट किया है, बहुत एडवांस किया है और चेंज किया है। हाउ बिजनेस do the things have greatly been changed because of IT. Because of IT. ये समझिएगा, मैं यहां पे एक स्टारिक लिख रहा हूं। आईटी is now a major part of operations। आईटी आज के दौर में ऑपरेशंस का एक बहुत मेजर पार्ट, बहुत मेजर पार्ट। IT has totally transformed the traditional way of operations. How business do what they do have been significantly affected by the information technology। आईटी ने चेंज करके रख दिया, हिला के रख दिया। अब आप इस बात को अंडरस्टैंड करना सर। ऑपरेशंस में बहुत सारी चीजें आती हैं। हम एएस के सबसे पहले चैप्टर में ही ये पढ़ लेते हैं एएस के, कि ऑपरेशंस इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट, arranging and managing inputs, arranging and managing outputs, controlling stock level, making sure that goods are received, goods are ordered to suppliers till the goods are delivered to the customers, scheduling production। हर एक चीज ऑपरेशंस में ये सब चीजें आ जाती हैं। आईटी ने चेंज करके रख दिया पूरे सिस्टम। तो सवाल ये आ जाता है कि सर आईटी है क्या और क्या चेंज किया है।
ये दो बड़े सवाल आ जाते। आईटी है क्या और क्या चेंज करके रख दिया सर? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, आईटी मींस, आईटी मींस या IT is the use of computer, softwares, digital systems, digital systems, communication networks. तो आईटी क्या है सर? द यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर यूज करना, सॉफ्टवेयर्स का यूज करना, डिजिटल सिस्टम्स को यूज करना बिजनेस, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, डिफरेंट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स यूज करना बिजनेस के अंदर, ये सब आईटी की डेवलपमेंट है। अब इन्होंने क्या चेंजेस करी हैं, किस तरीके से ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को इनहांस किया है, किस तरीके से चेंज कर दिया, क्या किया है, ये अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले आप ये देखें, हमारे पास जो इतना बड़ा चेंज नजर आया, कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। आईटी ने क्या चेंज किया सर? ऑपरेशंस में क्या इन्फ्लुएंस किया, कैसे ट्रांसफॉर्म किया? इन्वेंट्री मैनेजमेंट is one of the most important task of any operations department. ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि बाकायदा कितने बाकायदा हम एएस में पूरा एक चैप्टर पढ़ते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हम पूरा एक चैप्टर पढ़ते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मैनेजिंग इन्वेंट्री थ्रू इन्वेंट्री कंट्रोल चार्ट्स, इन्वेंट्री कंट्रोल चार्ट्स के थ्रू इन्वेंट्री को मैनेज करना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के थ्रू, ईओक्यू के थ्रू इन्वेंट्री को मैनेज करना, बाकायदा जस्ट इन टाइम के थ्रू इन्वेंट्री को मैनेज करना। हम ये सब एएस में पढ़ते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इतनी इंपॉर्टेंस है, इतनी इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हमने पढ़ा है कि सर ना इन्वेंट्री आउट ऑफ, ना बिजनेस आउट ऑफ इन्वेंट्री होना चाहिए इनसफिशिएंट, ना एक्सेस इन्वेंट्री होनी चाहिए ओवर स्टॉकिंग। दोनों के नुकसान और बहुत है। तो इन्वेंट्री को मैनेज करना ये आसान काम नहीं है। इन्वेंट्री को मैनेज करना आसान काम नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस फेल हो जाते हैं इन्वेंट्री को मैनेज करने में। लेकिन आज किस तरीके से इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम कंप्यूटराइज होने से बिजनेस के लिए आसानी हो जाती है। छोटी सी एग्जांपल, छोटा सा केस, जैसे हमारे पास सुपरमार्केट्स हैं लाइक इम्तियाज, नाहिद, चेज। इंटरनेशनल एग्जांपल्स की बात करें तो वॉलमार्ट, कारफोर। हाँ, अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, दे यूज बारकोड्स फॉर देयर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। कस्टमर जैसे ही सामान बास्केट में डालता है और बास्केट लेके वो एग्जिट काउंटर पर आता है, एग्जिट काउंटर से प्रोडक्ट उठा के कैशियर जैसे ही बारकोड स्कैन करता है, कंप्यूटर सिस्टम उसे अपने इस
रिसीट ऑर्डर में, इस सेल्स ऑर्डर में प्लेस कर देता है। और जैसे ये एंटर होता है तो कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री के उस नंबर को उस प्रोडक्ट से कम कर देता है। यहां कम कर देता है, सिस्टम में कम हो जाता है फोकस करना। अगर काउंटर पे, शेल्फ पे वो मिनिमम इन्वेंट्री से नीचे आ गया है तो ऑटो रीस्टॉकिंग या रीफिलिंग की रिक्वेस्ट वेयर हाउस तक जनरेट कर देता है। वेयर हाउस से सामान जैसी वहां पे रिक्वेस्ट पहुंचती है, सामान निकाला जाता है। वेयर हाउस पे जैसी स्कैन होगा वो बारकोड, तो सिस्टम एक दफा वेयर हाउस की इन्वेंट्री कम करेगा, शेल्फ की इन्वेंट्री बढ़ाएगा। और अगर वेयर हाउस में कम हो गया, मिनिमम स्टॉक लेवल से नीचे आ गया, तो सिस्टम ऑटो ऑटो रीऑर्डर जनरेट कर देगा। आप सोचें तो इन बिजनेसेस के लिए मैन्युअली इन्वेंट्री को मैनेज करना कितना मुश्किल होता होगा। मैं कभी मैं कभी ऐसे सुपरमार्केट्स में जाके ये ऑब्जर्व करता हूं। आई आई ऑब्जर्व, थोड़ा सा 5 8 10 मिनट लेके ऑब्जर्व कर लो इनको कि यार ये कैसे मैनेज करते हैं। क्वेश्चंस अपने आप से कि अगर कंप्यूटर सिस्टम और आईटी नहीं होते तो इनके ये लोग तो रजिस्टर लेके गिनतियां ही कर रहे होते बैठ के। इनके पास तो इतना स्टाफ सिर्फ इस चीज के लिए होता कि चलो ऊपर चढ़ो भाई, शेल्फ से काउंटर से गिनती करो कितने मौजूद हैं, कोई एक्सपायरी के करी। अब आप देखो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम कंप्यूटराइज होने से एक्सपायरी कंट्रोल हो जाती है। नोटिफिकेशन आ जाती है कि दिस इज नियरिंग एक्सपायरी, जैसी नोटिफिकेशन आया तो उसको फ्रंट पे ले आए। फ्रंट पे ही था तब भी नहीं सेल हो रहा तो भाई इसको उठाओ, बिल्कुल सामने लगाओ, फ्लैट 50% ऑफ, ताकि ये एक्सपायर ना हो जाए, इसको निकाल। तो ये सब बिंग बिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दे रहा होता है। कितना जबरदस्त इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आ गया सर। इससे होता क्या है, ना आप आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हो, ना आप ओवर स्टॉक कर रहे हो, ना आपके वेस्टेज हो रहे हैं, ना आपकी एक्सपायरी हो रही है। बेहतरीन कंप्यूटराइज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। और आज अच्छा, सिर्फ यही नहीं, कंप्यूटराइज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में हर किस्म की इन्वेंट्री को भी कंट्रोल किया जा रहा है। अभी तो मैंने जैसे आपको ये तो मैंने आपको एक सर्विस बिजनेस की एग्जांपल दी, वॉलमार्ट की या नाहिद इम्तियाज की। अगर मैं आपको एक मैन्युफैक्चरर की एग्जांपल दे दूं, हम एक साइकिल बनाने वाली कंपनी है, 10 अलग किस्म की साइकिल्स बनाते हैं। 10 अलग किस्म की साइकिल के लिए 50 अलग किस्म के मटेरियल मैनेज करते हैं। वो तमाम इन्वेंट्री को भी हम मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं सर, इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को यहां तक बिल्कुल क्लैरिटी होगी। सर आगे चलते हैं। वॉट मोर what more has IT done to operations? आईटी ने और क्या किया है ऑपरेशंस में? ऑटोमेशंस एंड मैकेनाइजेशन। ऑटोमेशंस एंड मैकेनाइजेशन। अच्छा सर, ये ऑटोमेशन क्या है और ये मैकेनाइजेशन क्या है? क्या सर ये दोनों सेम नहीं है? और अगर दोनों डिफरेंट है तो फर्क क्या है? ऑटोमेशन complete system of operations is done and performed by machines. ऑटोमेटिक जिसको हम कहते हैं, तमाम सिस्टम पूरा मशीन चला रही है, मशीन। The entire operating system operations is performed by machines.
by using auto controlled, self controlled robotic arms, self controlled assembly lines. Mechanization is the use of machines controlled by humans. Mechanization, use of machines controlled by humans. मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में दुनिया में कहीं पे भी ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में गाड़ी बनाते वक्त एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज होता है जिसको वेल्डिंग कहते हैं। वेल्डिंग, जब गाड़ी का ढांचा एक्चुअली बनाया जा रहा होता है, बेसिक लेआउट स्केलेटन, ठीक है ना, वो स्टील के डिफरेंट पार्ट्स को शेप करके उन्हें वेल्ड किया जाता है। और मैं आपको बताऊं, दिस वेल्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑफ मेकिंग कार। गाड़ी का ढांचा बेसिक, तो उसकी वेल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती होगी। हमने अपने किसी लेक्चर में, मैंने शायद अकाउंटिंग में एक वीडियो दिखाई थी टोयोटा की, तो वहां पे पता चला था कि एक टोयोटा करोला के ऊपर 4500 वेल्डिंग पॉइंट्स हैं। 4500 वेल्डिंग पॉइंट्स हैं। अब पाकिस्तान में जो आमतौर पे वेल्डिंग की जाती है, वो कैसे की जाती है समझा देता हूं। गाड़ियों में मशीन्स लगी हुई हैं, वो उसके स्प्रिंग वायर्स के तरीके से, स्ट्रैचेबल वायर्स, और उन्हें इंसान आप वो क्या बोलते हैं, गियर्स पहन के उनके थ्रू वो वेल्डिंग्स कर रहे हैं। दिस इज मैकेनाइजेशन। वेल्डिंग तो मशीन ही कर रही है, बट कंट्रोल्ड बाय अ ह्यूमन आर्म। इंसान उसे पकड़ के वेल्डिंग पॉइंट्स पे टच कर रहा है और वेल्डिंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके वेल्ड कर रहा है। मैकेनाइजेशन, यूज ऑफ मशीन्स। बड़ी फर्म्स या ब्रॉड में जो हम प्रोडक्शन देखते हैं इंटरनेशनली, वहां वेल्डिंग मशीन कर रही है, और या तो सेल्फ कंट्रोल्ड, कंप्यूटर कंट्रोल, या रोबोटिक आर्म के थ्रू। रोबोटिक आर्म के थ्रू रोबोटिक आर्म के थ्रू सेल्फ कंट्रोल्ड मशीन, कंप्यूटर कंट्रोल्ड कर, वो वहां पे भी मशीन ही रही है, लेकिन वहां पे वर्कर इन्वॉल्व नहीं है। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन। तो अब आप देखें, इसी तरीके से गाड़ी बनाने में ही पेंट, पेंट तो हो सकता है वर्कर यूज कर रहा हो पेंटिंग नॉजल, तो नाउ दैट पेंटिंग नॉजल इज अ मशीन। मशीन सप्लाई दे रही है और वो चेंज कर रहे हैं कलर को, लेकिन वर्कर चला रहा है। स्प्रे कोट वर्कर कर रहा है, लेकिन मशीन कर रही है विद द हेल्प ऑफ वर्कर। ऑटोमेशन, रोबोटिक आर्म्स हैं, वो चल रहे हैं और वो काम कर रहे हैं और वो स्प्रे कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन। तो सर, आईटी ने ये इनहेंस किया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। मशीन्स को क्या बोलेंगे हम, इंडिपेंडेंट बनाया है। इंडिपेंडेंट सिस्टम में एक दफा फीड इन कर दिया, सेंसर्स इंस्टॉल कर दिए जगह जगह, जो हर वक्त अपडेट रख रहे हैं किसको, सिस सॉफ्टवेयर को। और सॉफ्टवेयर किसको फीड कर रही है, मशीन। तो मशीन इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर थ्रू सॉफ्टवेयर। ऑटोमेशन, ये काम किया है आईटी ने। इससे हुआ क्या, वर्कफोर्स की जरूरत कम हो गई,
वर्कफोर्स पे डिपेंडेंसी कम हो गई, वेजेस सैलरीज की कॉस्ट कट ऑफ हो गई, वर्क मशीन्स में एरर्स की चांसेस नहीं है, मशीन में ह्यूमन एरर्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, डिले नहीं है, वेस्टेज नहीं है, इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है, इमोशंस का वो नहीं है, इमोशंस नहीं है कुछ, तो इमोशनल इम्बैलेंसमेंट नहीं है, एनर्जी अप डाउन नहीं है, कोई फूड वाटर रेस्टरूम ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन, नॉन स्टॉप, स्टैंडर्डाइज क्वालिटी, स्टैंडर्डाइज क्वालिटी। लेबर में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होती। मैं आपको ये बता दूं, कितना ही सुपर स्किल्ड वर्कफोर्स क्यों ना हो, फ्लक्चुएशन आ सकती है परफॉर्मेंस में, आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, कितनी दफा मैं अपने आप को ये ऑब्जर्व करता हूं कि नहीं यार, ये जो लेक्चर आज पढ़ाया, लास्ट टाइम जो पढ़ाया था उस जैसा मजा नहीं आया। हालांकि हो सकता है इंटेंसिटी वही हो, बट फर्क आ सकता है सर, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। कितनी दफा ऐसा होता है कि बहुत सारे चैप्टर्स ओ लेवल्स और ए एस में सिमिलर होते हैं। कितने ऐसे चैप्टर्स हैं बिजनेस में जो ओ लेवल और ए टू में सेम है, मतलब वो ओ लेवल्स में भी पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहा हूँ और ए टू में भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फर्क है सर, आ जाता है डिलीवर क्लास का। एक शेफ है, शेफ चार पिज्जा बना रहा है, या चार अलग अलग टाइम में एक ही फ्लेवर बनाए, सर थोड़ा सा मामूली सा फर्क हमेशा होगा सर, हमेशा। ह्यूमन है सर, लेबर है, मशीन्स में ये नहीं है। तो देखो आप, आईटी ने ऑपरेशंस में कैसी धमाल मचा दी ऑटोमेशन लेकर, मैकेनाइजेशन लेके। और आईटी ने क्या किया, ये चेक करें सर, आईटी ने ये काम किया, CAD एंड CAM। चलो मैं काम करता हूं, पूरा मेंशन करता हूं। आईटी ने क्या किया, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये आईटी के थ्रू हुआ। दिस इज व्हाट आईटी हैज डन। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, CAD CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो कंप्यूटर की मदद से डिजाइनिंग और कंप्यूटर की मदद से मैन्युफैक्चरिंग। इसमें मैं बहुत ज्यादा बात जैसे मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और ऑटोमेशन मैकेनाइजेशन पे की, इतनी ज्यादा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि सर यही आगे पूरा पार्ट है हमारे चैप्टर का, CAD एंड CAM। इसके अलावा आईटी ने एक और काम किया और बहुत लाजवाब किया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। सर इसको शॉर्ट फॉर्म में ERP कहते हैं, ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP। तो सर ERP पे भी मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ERP भी आपके चैप्टर का बाकायदा पार्ट है, पूरा पार्ट है ERP। तो दिस इज व्हाट IT हैज डन टू बिजनेसेस, टू ऑपरेशंस। मुझे बताएं क्या यहां तक क्लियर है? यस प्लीज। सो दीज आर एक्चुअली द कंट्रीब्यूशन, फ्यू कंट्रीब्यूशन, बहुत होंगी, मैं बताऊं बहुत होंगी, ये चंद मैंने आइडेंटिफाई किए, फ्यू ऑफ देम।
These are few of the major contributions of IT in operations. ये धमाल मचाई है IT ने operations में. मैं अब आपके सामने CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग पे बात करने जा रहा हूं. फोकस कीजिएगा सर. CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन आसान अल्फाजों में समझाऊंगा, बिल्कुल आसान अल्फाजों में. Using computer systems, we design the product, the shape, the system, the layout. Designing कर. Designing. The computer system is used just for the designing purpose. अब सर ये CAD कहाँ यूज होता है? मैं आपको अपने रियल लाइफ की एक एग्जाम्पल देने लगा हूं कि CAD ने आज क्या कैसे चेंजेस कर दिए हैं सिस्टम में, और बैक इन द डेज क्या होता था. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. 1996 आई आई वॉज 6 years old. ठीक है ना. 6 years old. मैं अपने फादर के साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पे गया उनकी. तो वो अभी उस पे ना डिगिंग स्टार्ट होने वाली थी. तो उससे पहले आप सबको पता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे एक बुकिंग ऑफिस बनता है. तो बड़ा बुकिंग ऑफिस, ह्यूज बुकिंग ऑफिस. मैं गया तो एक 3D डिस्प्ले होता है, मॉडल मौजूद होता है कि ये प्रोजेक्ट ऐसा दिखेगा, बिल्डिंग ऐसे होगी, दिस एंड दैट सारी चीजें. अब फ्रंट पे बहुत सारे टेबल्स और बहुत सारा स्टाफ, चेयर्स, तकरीबन 25 के करीब ये टेबल्स एंड 40-50 के करीब सीट सिटिंग का सेटअप होगा. ये तो फ्रंट डिस्प्ले था ना, जहाँ क्लाइंट आता है, कस्टमर आता है, मॉडल देखता है, अच्छा ये अपार्टमेंट, ये फ्लोर, वेस्ट ओपन, ईस्ट ओपन, कॉर्नर, जो भी है वो देख के फिर वो कस्टमर डील करते हैं. ये तो फ्रंट डिस्प्ले हो गया. इसके इससे 3 गुना बैक साइड पे वर्किंग स्पेस मौजूद थी. तो 2 दरवाजों से वो कनेक्ट होता था. तो मैं वहां पे गया, एंड व्हाट आई सॉ सिंपली एब्सोल्युटली रिमार्केबल. और आई वॉज ओनली 6 years old. तो 6 साल क्या पता होगा जो देख रहा है अपने इर्द गिर्द. तो मैंने देखा कि बड़ी टेबलें लगी हुई, ह्यूज, एक के साथ एक मिलके बड़ी टेबल्स लगी हुई हैं. और टेबल्स पे बड़े बड़े चार्ट्स मौजूद हैं, शीट्स मौजूद हैं. और कुछ लोग जो हैं वो टेबल पे बैठ के बड़े बड़े रूलर से वो स्केचिंग और ड्राइंग कर रहे हैं. वो मैं तो ड्राइंग समझा, बाद में आज पता चलता है या रिकैप होता है या अब्बू ने बताया कि भाई ये तो स्केचिंग है. वो स्केचिंग कर रहे हैं. आई आस्क्ड माय फादर के पापा ये क्या कर रहे हैं. तो बताया कि ये पेपर पे डिजाइन बना रहे हैं कि जो घर होगा वो कैसा होगा, फ्लोर लेआउट. तो जब जाहिर सी बात है उस वक्त सारी चीज नहीं समझ आई, लेकिन वो पिक्चर, वो इमेज, वो विजुअल मेरे माइंड में है आज तक कि कैसे ये सब काम कर रहे थे. और कि क्या टेबल, मतलब जितना स्टाफ फ्रंट एंड पे था उससे 2 गुना स्टाफ बैक एंड पे था. टेबल्स के ऊपर वो काम करने वाले तकरीबन 60 to 70 पीपल्स वर देयर एंड दे वर वर्किंग ऑन इट. आज अगर मैं आपको ऑपरेट ये इसकी
प्रोजेक्ट डिजाइनिंग से रिलेटेड अगर आज एक बात बताऊं, आज भी कंस्ट्रक्शन होती है, साइट्स मौजूद हैं, सब कंप्यूटर के अंदर है। किसी टेबल, किसी चीज की जरूरत, सब चीजें कंप्यूटर में है। वो कितना ज्यादा स्टेशनरी का एक्सपेंस। अच्छा, सबसे मजे की बात समझना, वर्कर ने फ्लोर लेआउट बनाया, लेट सपोज, वर्कर बोलो, इंजीनियर बोलो, आर्किटेक्ट बोलो, डिजाइनर जो भी है, उसने लेआउट बनाया, फ्लोर प्लान कि 3 बेड DD का इस तरीके का फ्लोर प्लान होगा। फादर को लाके सबमिट किया, अनीस भाई, साल के तौर पे अब्बू को नहीं समझ आया। समझना, ये जाया, वेस्ट, दूसरा बनाओ। या इसमें ही फिर करेक्शन करनी पड़ेगी तो टाइम लगेगा। सोचो जरा, एक आर्किटेक्ट ने, हाँ, एलिवेशन डिजाइन किया, फ्रंट एलिवेशन, तो पहले मैनुअल होता था ना, कंप्यूटर तो था नहीं, सॉफ्टवेयर तो थे नहीं, सब मैनुअल हो रहा है, वो बनने लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी वो शीट्स पे, वाइट शीट्स पे, वो फ्रंट एलिवेशन बनाया पूरा। ये देखिए, ये नहीं समझ आया, नहीं 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 नहीं, दूसरा बनाओ। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, बट इट वाज द मेथड बैक देन। आज सिंगल क्लिक पे ये काम होता है, सिंगल क्लिक, आप सिर्फ, यू कैन सी दिस, ये आप देख सकते हो। अच्छा, उसमें वो होता था 2D विजुअल, ये तो सर 3 और 4 और 5 और 6D तक आ गए, एक ही सॉफ्टवेयर, ऊपर नीचे आगे पीछे पूरा 360 व्यू आपको मिल जाएगा। इसको यहां से ये क्लिक करेंगे, ये घूम जाएगा यहां तक, इसका पूरा बैक समझ आ जाएगा। ये यहां क्लिक करेंगे तो ये यूं चले जाएगा, इसकी रूफ और छत सब नजर आ जाएगा। ये यहां क्लिक करेंगे, ये यहां घूम जाएगा, इसका नीचे लेआउट सारा नजर आ जाएगा। 6D डिस्प्ले सर, 360 रोटेशन, सब इसमें अब एडिटिंग करनी है मिसाल के तौर पे। भाई समझ नहीं आया, एक काम करो, ये समझ नहीं आया, इसको कुछ चेंज करो, ये आराम से चेंज हो जाएगा बगैर किसी पेपर के खर्चे के, टाइम भी नहीं लगेगा। मल्टीपल ऑप्शन सामने आ जाएंगे, इसी को कॉपी करेगा, ऑप्शन बी बना देगा। इतना आसान हो गया सॉफ्टवेयर के थ्रू डिजाइन करना। ये देखो तो, गाड़ी को कितने, एक गाड़ी को कितने एंगल से वो डिजाइन करके दिखा रहा है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सिर्फ डिजाइनिंग होती है कंप्यूटर की मदद से, सिर्फ डिजाइन। लेकिन CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर की मदद से मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, कंप्यूटर की मदद से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीनरी के थ्रू पूरी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपको ऑटोमोबाइल की एग्जाम्पल दी थी, ये देखें जरा, ये है कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन्स, ये सब, दिस दिस दिस, ये सब, एंड दीज आर ऑल रोबोटिक आर्म्स। ये देखो, रोबोटिक आर्म्स हैं, ये सारे आर्म्स हैं, हाइड्रोलिक से कंट्रोल हुए हुए, एंड ऑल ऑफ दीज आर बीइंग कंट्रोल्ड थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इनको तमाम, अब यहाँ पूरी असेंबली लाइन पे डिफरेंट सॉफ्ट, डिफरेंट सेंसर्स मौजूद होंगे, इनमें भी अपने सेंसर्स होंगे जो सेंस कर रहे होंगे। ये देखो, ये आर्म से ये कनेक्ट होगा, देखें जरा, तो इधर ये वेल्डिंग कर रहे होंगे या फ्लोर लगा रहे होंगे, इंजन लगाएंगे, व्हाटसोएवर, मशीन के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग करना, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग करना, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। टेक्सटाइल, कपड़ा सर, कपड़ा, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग बहुत कॉमन है टेक्सटाइल में।
कंप्यूटर की मदद से वो पूरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में अब जाके कुछ ऐसी मशीन्स आई हैं जो कि वॉल्स बना रही हैं, दीवारें बना रही हैं। ऐसी मशीन्स आ गई हैं दुनिया में जो दीवारें बना देती हैं। तो सर, फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन भी प्रोबेबली मशीन्स करी होंगी, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये है CAD एंड CAM। मुझे बताएं, क्या यहां तक क्लैरिटी है? यस प्लीज।